आप हमारे ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान से क्लास 8 टू 10th 11 12th एंड ग्रेजुएशन मैथ का बेस्ट एंड इजी वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, ई ट्यूटोरियल्स ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सोल्व कर रहे थे। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है कि संख्या 72 और 120 का लसा आभास गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। यानी कि जो संख्या दिया है 72 और 120, इसका गुणनखंड प्रोसेस के द्वारा एलसीएम निकालना है। मे भी हो सके एग्जाम में मसा भी बोला जा सकता है। तो लसा का है, मसा का ही बात की बात है। देखिए प्रोसेस यही अपनाइएगा। पहले तो हम 72 का आभास गुणनखंड विधि निकालेंगे, यानी गुणनखंड तोड़ेंगे। उसी प्रकार फिर 120 का गुणनखंड निकालेंगे। 72 का निकालेंगे, 72 का तो फिर देखिए गुणनखंड निकालने का अर्थ हुआ कि हम इससे भाग दे रहे हैं। पर स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 से नहीं लगा तो 3 से, 3 से नहीं लगा तो 4 से, 4 से नहीं लगा 5 से, आगे बढ़ते चलेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 2 से, 2 से ही लग जाने वाला सम संख्या है तो 2 से ही लग जाएगा। 2 से हम लोग 72 का लगाएं तो 2 से 36 बार में लगेगा। फिर इस 36 को 2 से लगाएंगे तो फिर 18 बार में, फिर इस 18 को लगाएंगे 2 से तो 9 बार में लग रहा है। अब ये 9 जो है 2 से नहीं लगने वाला है, तो 2 से नहीं लगेगा तो फिर हम लोग 3 से चलते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 3 बार में ही लग जाएगा, 3 तिहाई 9। ये प्रोसेस हो गया। फिर यहाँ पे फिर ये आ रहा था 3 इकाई, 3 ये करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही पे हम लोग छोड़ देंगे। ये भी चल ठीक है। फिर इसी प्रकार 120 का निकालेंगे तो फिर 120 भी सम संख्या है तो 2 से ही लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 60 बार लगेगा। फिर 60 को 2 से लगाएंगे तो 30 बार लगेगा। फिर 30 को 2 से लगाएंगे तो 15 बार लगेगा। अब ये 15 जो है 2 से फिर नहीं लगने वाला है, क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 से देखेंगे तो 3 से ही लग जाएगा। 3 पचे 15, यानी कहने का अर्थ दोनों का आभास गुणनखंड निकाल देंगे। तो 72 का, इसीलिए जो प्रोसेस हम अपनाए वही प्रोसेस से आप भी चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको नंबर उठाना है। तो इसीलिए 72 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुने, यानी कि जो नंबर आया है 2 2 2 3 और ये 3, यानी 2 3 बार आया हुआ है तो 1 2 3, ठीक। और 3 2 बार आया हुआ है तो गुना करके लिख दिए। इस देखिए यहाँ पे 72 3 बार है, 1 2 3, 2 का पावर 3 कर दिए, और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 कर दिए, यानी 72 का गुणनखंड इतना आ गया। सेम 120 का भी कर देंगे तो 120 इक्वल टू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जो है 3 बार है तो 3 बार लिखा गया हुआ, और 3 गुने 5 है तो 3 गुने 5 है तो 2 का पावर हम 3 कर दिए, क्योंकि 3 बार था। और 3 जो है एक ही बार है तो 3 का पावर 1, यानी घात 1 कर दिए हम लोग, और 5 का पावर 1। सेम 120 का भी कर दिए। अब देखिए कह रहा था कि लसा ज्ञात करें। तो लसा में क्या होता है कि सबसे अधिक घात वाले को लेते हैं हम लोग लसा के लिए, और यहीं पे अगर मसा बोलता है तो सबसे कम घात वाले को। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ इसके बाद लिखेंगे, यहाँ प्रोसेस ही आप भी अपनाइएगा। यहाँ 72 और 120 के आभास गुणनखंड में सबसे अधिक घात वाले गुणनखंड 2 के पावर 3। देखिए सबसे अधिक घात यहाँ इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी 2 का पावर 3 है, इसमें भी 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 सबसे अधिक घात वाला हो गया। यहाँ पर देखिए 3, देखिए तो 3 यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो सबसे अधिक घात यहाँ पे है तो 3 का पावर 2 हो गया। इसमें 5 तो है ही नहीं, यहाँ पे 5 का घात जो है सबसे 1 है, अधिक घात 1 है, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 हो गया। यही इतना और इतना का 72 और 120 का। इसके बाद हम लिखेंगे इसीलिए एलसीएम 72 किसका निकालना था, 72 और 120 का। तो 72 और 120 इक्वल टू 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। इस सब को आपस में गुना कर देंगे, आ गया 360। यही 72 और 120 का लस हो गया। आई होप ये समझ गए होइएगा। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का सवाल आएगा। 3√2 बोल दिया, 7√7 बोल सकता है, 3 + 2 रूट बोल सकता है, कुछ भी इवन बोला जा सकता है। तो सबका एक अलग अलग प्रोसेस है। आप कहिएगा तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, स्पेशली इस पे अपरिमेय संख्या। बट जो दिया हुआ उस क्वेश्चन को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो करना इस टाइप में, उसका हम विपरीत मान लेते हैं। अपरिमेय कह रहा है तो हम लोग परिमेय मानेंगे। तो माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, विपरीत मान लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो ये p/q के रूप में, यानी इतना हम क्या किए हैं कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ हुआ कि 3√2 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। इसीलिए 3√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां तक आई होप समझ गए होइएगा। जहां q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। और p और q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, ये कंडीशन है।
तो 3√2 इक्वल टू PYQ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर 3 गुना में है तो केवल इधर परिमेय रखेंगे, बाकी बात जो भी संख्या होगा हमको उधर फेंक देंगे, यानी ये LHS की तरफ हो गया, बराबर के उस ओर होता है तो RHS हो गया। तो जो रूट के अंदर जो संख्या हो उसको हम LHS में रखेंगे, और जो रूट के बगल में जो संख्या हो, जैसे यहाँ पे प्लस भी हो सकता था या यहाँ पे इवन गुना में है, तो जो संख्या उसको हम RHS में भेज दिए। तो इधर 3 गुना में था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो इधर 3 गुना में था तो इधर गया तो PYQ भाग PY3Q के रूप में आ गया। यहां तक आप लोग समझ गए होइएगा। उसके बाद क्या इसको, इस टर्म को इस टाइप से लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू 1/3 गुने PYQ। इतना लिखने के बाद हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद इससे क्या साबित हो रहा है कि PY3Q जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय है, क्योंकि पूरा को हम क्या माने, परिमेय। PYQ मेरा क्या परिमेय है, ये भी परिमेय माने हुए, तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। या यहाँ पे भी आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है यहीं पे मानना, कहीं भी मान, यहीं भी मान सकते हैं आप। तो PY3Q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इस पूरे को हमने परिमेय माना था, बट ये क्या है, ये तो हम पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूंकि PY3Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या, यहाँ पे हम लोग क्या किए हुआ, आगे प्रोसेस जो चला है, तो √2 इक्वल टू आ गया हुआ है 1/3 इंटू PY3। तो ये तो परिमेय संख्या है ही, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय बराबर कैसे हो गया। तो यहाँ पे अगला स्टेप में इतना लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि √2 नॉट इक्वल टू PY3Q, यानी कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बराबर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी अवधारणा असत्य है, यानी गलत है, यानी विरोधाभास है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कर रहा है कि 2y² प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 2 से भाग दीजिए। सिंपली आपको भाग देना है, और भाग देने के बाद लास्ट में जो भागफल आएगा उसको लिख दीजिए, जो शेषफल आएगा वो भी लिख दीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पहले लिखेंगे जो दिया गया हुआ है उसको उतार लेते हैं। इतना में इतना से भाग देना है हमें, तो यहाँ ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया। तो यहाँ भाज्य बराबर इतना हो गया, भाज्य बराबर, और भाजक बराबर ये आपका हो गया। यहाँ तक समझिए। अब हमें भाग देना है, तो अब y प्लस 2 से हम इतना भाग देते हैं, तो y प्लस 2 से 2y प्लस y² प्लस 3y प्लस 1 में भाग दिया। अब देखिए भाग का भी एक प्रोसेस होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, इसका ये फर्स्ट टर्म हुआ। तो फर्स्ट टर्म में क्या चीज से गुना किया जाए कि इसका ये फर्स्ट टर्म आ जाए, इधर आए क्या आए नहीं आए उससे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म कट जाना चाहिए वो भी। तो y में अगर हम लोग 2y से गुना करते हैं 2y से, तो 2y हो जाएगा, यानी 2 का 2 और y इंटू y हो गया y², तो ये आ गया 2y²। तो कहने का सेंस ये टर्म आपका कट रहा है, तो ये टर्म कट गया, हो गया आपका खेल खत्म। बाकी बात आगे की टर्म कटे या नहीं कटे ये बात की बात है। तो सिंपली y प्लस 2 में 2y से गुना किए हैं, तो देखिए कैसे कैसे गुना किए हैं। y में 2y से गुना किए हैं, यानी 2y से, इस पूरे होल टर्म में ही गुना होगा y प्लस 2 यानी 2y से। तो y में पहले गुना होगा तो 2 का हो गया 2, y इंटू वाई y², फिर आपका ये प्लस का हो गया प्लस, और 2 में 2y से गुना करेंगे तो 2 दूना हो गया 4, और ये आपका y का y। यहाँ तक समझ गए होइएगा। इसके बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं साइन चेंज हो जाएगा। यानी कुछ प्लस छिपा हुआ है, तो ये आपका प्लस के जगह पे अब आ गया माइनस। तो देखिए सिंपली ये कट रहा है, 2 यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 2y², ये इसका साइन है, अब ये साइन प्लस न रखकर अब इसका साइन माइनस हो गया, तो प्लस 2y² और माइनस 2y², ये कट गया आपका, खेल खत्म। अब आगे का टर्म देखिए, ये यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस 4y था गुना करने के बाद, अब इसका साइन चेंज हो गया, ये माइनस आ गया हुआ है, तब इसका साइन ये प्लस न रखकर ये माइनस रहेगा। और यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस 4y, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -1, तो -1 न लिखकर -y लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक छुपा हुआ है यहाँ पे, अब प्लस आगे का टर्म जो है अपने जगह पे उतर जाएगा, तो -y यहाँ से आ गया, अब +1 था तो +1। यहाँ तक आई होप समझ गए होइएगा। अब देखिए फिर जैसे यहाँ पे हमको 2y को काटना था, 2y² को, उसी प्रकार यहाँ पे -1 को काटना है। अब कैसे कटेगा या नहीं कटेगा ये बात की बात है, पर काटना जरूर है। अब y प्लस 2 में क्या चीज से ऐसा गुना किया जाए कि ये पहला टर्म कट जाए। यहाँ पे देखिए y है, तो y में ऐसा क्या चीज से गुना करेंगे, गुना करने के बाद तो पहला टर्म यहीं पे लिखा था, तो y में अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे,
तो हम लोग -1 से गुना करते हैं। तो -1 से जैसे यहाँ पे 2y से गुना किया तो इसी प्रकार -1 से गुना करेंगे। तो -1 से y में गुना करेंगे तो ये आपका -y हो गया। केवल 1 से गुना करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल साइन आ जाएगा माइनस। अब फिर देखिए जब इससे होने के बाद फिर इससे जब गुना होगा तो माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो गया। फिर साइन चेंज हो जाएगा, हम बोले बताइए साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा ही होगा। तो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस फिर माइनस में, तो यहाँ पे माइनस था तो ये आ गया प्लस में, फिर यहाँ पे माइनस था ये प्लस हो गया। अब देखिए -y इसका साइन अब प्लस आ गया, तब -y प्लस y आपका कट गया। अब आगे की टर्म जो बच रहा है बात की बात है, ये आपका कट गया। देखिए यहाँ पे +1 इसका साइन अब ये माइनस न रखकर ये प्लस हो गया, तो +1 और +2 ये आपका हो गया +3। अब आगे ये कटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे y है। अगर कोई सिंगल नंबर रहता तो बात की बात रहता, बट यहाँ पे y है, यहाँ पे कोई नंबर है तो अब ये नहीं कटेगा। सिंपली इस टाइप से भाग दे देंगे, लास्ट में जो भागफल और शेषफल है उसको लिख देंगे, अतः भागफल बराबर इतना जो है सो, और ये शेषफल के जगह पे जो है सो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद gx x² - 7x + 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद करें। यानी कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान याद करना है। तो जो दिया है प्लस उतार लेंगे, यहाँ gx बराबर दिया हुआ है x² - 7x + 6, और एक चीज लिखा हुआ है अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक है, तो वही बात हम भी लिख दे चूंकि देकर तो ज्यादा बेटर रहेगा, चूंकि अल्फा और बीटा बहुपद gx के 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकालना था हमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग पर क्या है कि बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब -b/a होता है। अब देखिए इस बहुपद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुपद का जो बहुपद यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये होता है ax² + bx + c के रूप में। तो देखिए यहाँ x² का जो आगे जो गुणांक है ये आपका a हो गया, यहाँ पे x का गुणांक -7 है, और यहाँ पे ये इसका देखे तो c के जगह पे 6 है, तो वही यहाँ पे लिख दिए। चूंकि a बराबर नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ऑलरेडी, तो यह 1 हो गया। b के जगह पे देखिए -7 है और c के जगह पे आपका 6 है, तो a b c का वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इस लाइन इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, वहां भी लिखा जा सकता है, नहीं तो जो बना रहा है उस समय ब्रैकेट देके लिख दीजिए a b c इक्वल टू इतना। तो -b/a, -b का देखिए b का वैल्यू क्या है -7, तो माइनस अपने जगह पे, ये माइनस अपने जगह पे आ गया, और इस b का जो वैल्यू है ये आपका -7 हो गया। अब बाई a का जो वैल्यू देखा जाए तो a का वैल्यू 1 है, और फिर आगे जब हम रहेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो गया, तो माइनस का खेल ही खत्म हो गया। अब 1 का बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये आपका आ गया 7। लास्ट में लिखेंगे, हम पूछ क्या रहा था, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, यानी बहुपद का योग निकालने के लिए हमें बोला जा रहा था। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों का योग यानी अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है। इस टाइप से अगर प्रोसेस बनाते हैं यकीनन मानिए एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। इस टाइप से अगर 90 प्लस करते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। उम्मीद रखिएगा अगर पूरा मॉडल सेट हम जो भी लेकर आ रहे हैं वो अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, नोट कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए बार बार, हम उम्मीद दिलाते हैं कि 95 प्लस स्कोर करिएगा ही करिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे की सवाल को देखते हैं। आगे की सवाल क्या कह रहा है, तो ये 5 नंबर क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्य ज्ञात करे। यहां तक एक सवाल अलग है कि शून्य के ज्ञात करे, जो बहुपद दिया हुआ उसका शून्य ज्ञात करना। फिर यहां से दूसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सतता की जांच करें। 2 क्वेश्चन कह रहा है, एक तो आपको शून्य ज्ञात करना जो बहुपद दिया हुआ, और सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बहुपद का जो शून्यक होगा उससे आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, और उस बहुपद दिया हुआ उसका जो गुणांक है उसके द्वारा भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कीजिए, और दोनों का जो निकालने के बाद जो वैल्यू आ रहा है क्या दोनों इक्वल है, तो हो गया, संबंध की सतता का जांच हो गया। नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, बाय द वे आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर, आगे प्रोसेस क्या है, हल कर रहे हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है किसी बहुपद को हम px, gx, rx, qx के रूप में डिनोट करते हैं। तो हम मान लिए यहाँ px बराबर जो बहुपद दिया था उसको px ले लिए, px बराबर x² - 7, ये मेरा बहुपद दिया गया हुआ है। क्या इसको अब सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद दिया रहता है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, उसका शून्य निकाल लेते हैं। तो पहले इस टर्म को तोड़ लेते हैं, x² है -7 है, तो 7 को कोई x, देखिए यहाँ पे समझिए चलते, x² है तो x का यह हो गया होल स्क्वायर। हम a + a² - b² के फॉर्म पे इसको लेकर चल रहे हैं, माइनस है तो माइनस,
ठीक। और ये 7 है, 7 को हम क्या रूट अंडर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर रूट अंडर 7 का स्क्वायर लिखते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रूट अंडर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। इसको अगर तोड़ते हैं तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्म पे आ गया। अब शून्य का निकालना है, तो शून्य कब निकलता है, जो बहुपद दिया रहा उसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। तो जब px बराबर 0 करेंगे तो यहां से शून्य का निकल जाएगा। तो लेकिन px का वैल्यू क्या है, वह एक्स प्लस 7, एक्स प्लस रूट अंडर 7 इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 7। तो px बराबर भी 0 होगा, तो इतना बराबर भी 0 होगा, तो इतना बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे गुना में, तो इसका कहने का अर्थ एक बार ये टर्म बराबर 0 हो जाएगा, फिर एक बार ये टर्म बराबर 0 हो जाएगा। तो पहले हम इस टर्म से निकाल देते हैं, तो एक्स प्लस 7 एक्स प्लस रूट अंडर 7 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे प्लस रूट अंडर 7 है, उधर जाएगा तो माइनस रूट अंडर 7। तो एक्स का वैल्यू आपका एक ये आ गया, एक्स बराबर माइनस रूट 7, ये एक शून्य का निकल गया। फिर जब इतना बराबर हम 0 करेंगे तब क्या होता है, तो x माइनस रूट अंडर 7 इक्वल जो 0 करेंगे, इधर माइनस 7 है, उधर जाएगा तो प्लस 7। तो एक वैल्यू आपका ये आ गया, x बराबर रूट अंडर माइनस 7। तो शून्य का निकालना कह रहा था, शून्य का आपका ज्ञात हो चुका है, तो लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्य माइनस रूट अंडर 7 और प्लस रूट अंडर 7 है। यहां तक आई होप समझ गए होइएगा। यहां तक का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर सीधे सवाल करता है यहां तक ज्ञात करें शून्य, तो यहां पे तक हम छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांक को, यानी कि ये बहुपद है, इसका गुणांक कहने का अर्थ हुआ ये बहुपद है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हुआ, बी एक्स का गुणांक ये बी हुआ। तो वही शून्य और जो गुणांक निकला है, शून्य तो ये निकल गया आपका इतना, और जो गुणांक है इसके बीच की संबंध की सत्ता क्या, यानी कि संबंध ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो पहले हम शून्यकों का से निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का अर्थ अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यक है तो दोनों को आपस में ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो माइनस रूट अंडर 7 और प्लस रूट अंडर 7 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस 7 और प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस रूट 7 में 7 से रूट अंडर 7 से गुना करेंगे तो माइनस अपने जगह पे आ गया, और रूट 7 में जब रूट 7 से गुना होगा तो ये आपका हो गया 7। तो एक अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, अल्फा इंटू बीटा आ गया -7। अब तो ये तो निकल गया शून्यकों का, जो शून्यक था उससे निकाले। अब ये बहुपद है, इसके अब गुणांक से निकालते हैं। तो बहुपद को, जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7, क्या इसको हम इस रूप में प्रेजेंट लिख सकते हैं? देखिए तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स कर दिए, 0 इंटू एक्स करने से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, -7 अपने जगह पे। इससे इतना करने से क्या हो रहा है कि ए का वैल्यू आपका यहाँ नहीं कुछ है तो 1 हो गया, बी का वैल्यू आपका 0 हो गया, और सी का वैल्यू आपका -7 हो गया। यहां तक आई होप समझ गए होइएगा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी वाई ए। तो माइनस बी वाई ए ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस का माइनस हो गया, और बी का वैल्यू हो गया 0, बाई वो ए का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 0 आ गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी वाई ए। तो सी का वैल्यू आपका देखिए -7 है, तो यहाँ पे -7 रख दिए, और ए का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दिए। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं, सी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका -7 आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 आया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे -7 आया, तो यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7 है। इससे अर्थ यह प्रूव हो चुका है सत्ता, यानी कि जो शून्यक और गुणांक के बीच का जो संबंध था यहाँ भी सेटिस्फाई हो चुका हुआ है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः इसको आप समीकरण 1 मान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसके द्वारा जो हम निकाले सो, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से अभिष्ट संबंध स्थापित हुए। जो संबंध स्थापित करने के लिए कहा था ये स्थापित हो चुका हुआ है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल जो होगा वास्तविक और समान होगा। तो जब मूल वास्तविक और समान होता है तो विवेचक का जो मान होता है यानी डी का जो वैल्यू होता है ये 0 के बराबर होता है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न से जो समीकरण दिया प्लस को उतार लेते हैं। प्रश्न से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 समीकरण 1 मान लिया, ठीक। और सवाल कर रहा था कि समीकरण इतना का मूल वास्तविक और समान होगा, तो इसी के थ्रू हम लोग आगे चलेंगे। तो समीकरण 1 जब इसको माने तो समीकरण 1 का मूल वास्तविक और समान है। जब मूल जो होता है वास्तविक और समान होता है तो विवेचक का जो मान होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो संबंध होता है ये 0 के बराबर होता है, ठीक। अब इस समीकरण से आप ए का वैल्यू निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए और सी का। देखिए तो इस समीकरण में देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो आपका 1 दिया हुआ है, तो समीकरण 1 से ए इक्वल टू आपका 1 हो गया, बी इक्वल टू -8 हो गया और सी इक्वल टू आपका के हो गया। इसमें यहाँ पे पुट कर दीजिए, आगे इस पुट करने के बाद के का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए बी का वैल्यू आपका -8 है तो बी के जगह पे -8 कर दिए,
माइनस का ये माइनस हो गया, 4ac है तो 4 का 4, a का वैल्यू आपका 1 है और c का वैल्यू आपका क्या है, तो 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0। -8 है तो -8 का स्क्वायर क्या होगा आपका 64। अब माइनस का माइनस इतना में गुना करेंगे तो 4 के आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 64 था, उस हो गया था -64 हो गया, ये माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस हो गया तो बच गया 4k इक्वल टू 64। तो यहाँ पे 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 64/4 हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू 64/4, इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 चौका 64, इसीलिए k इक्वल टू आ गया 16। तो लास्ट में लिखेंगे अतः k इक्वल टू 16। आई होप ये समझ गए होइएगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम लोग आगे की सवाल को देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0 का हल करें। यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपली x का वैल्यू निकालना है। द्विघात है तो x का वैल्यू 2 ठो आएगा, त्रिघात रहता था 3 ठो आता। पहले दिया गया समीकरण है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, लिख लिए दिया गया समीकरण इक्वल टू इतना, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। अब सिंपली जितना जल्दी हो सके किसी भी मेथड द्वारा आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट करके डायरेक्ट निकाल दिया। फर्स्ट हो गया आपका 9x स्क्वायर, लास्ट हो गया 4। 9x स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो हो गया 36x स्क्वायर। 36 का हम गुणनखंड तोड़े थे, 2 से हो गया 18, 2 से हो गया 9 और फिर 3 तिहाई 9। तो गुणनखंड की सहायता से जो टर्म आता है उस टर्म की सहायता से मिडिल वाला टर्म हमको लाना रहता है। तो देखिए द्वितीय हो गया 6 और द्वितीय हो गया 6, तो 6x और 6x को जोड़ेंगे तो 12x आ जाएगा, और माइनस प्लस तो अपने हाथ में रहता है। तो देखिए अगला टर्म क्या है, 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर हो गया, अब माइनस 12x लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, -6x इस दोनों की सहायता से, देखिए 6 और यहां से भी आया 6, तो -6x और -6x ये हो गया -12x और प्लस 4 लिख सकते हैं। देखिए अब इस दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो माइनस गुना माइनस तो हो गया प्लस, इसके आगे 36 के आगे नहीं कुछ था प्लस था, और 6 छक 36 x इंटू x स्क्वायर, यह प्रोसेस हो चुका हुआ, सेटिस्फाई है। अब इस दोनों टर्म में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आएगा आपको। देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और दोनों में x भी कॉमन है, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, यहाँ x यहाँ भी x है, तो 3x हम कॉमन ले लिए इस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक में। तो क्या कहते हैं 3x निकल गया तो 3 तिहाई बच क्या गया, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 में 3 से गुना करेंगे तो फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर में से एगो x निकल गया तो अंदर एगो x बच गया, माइनस का माइनस, और 3 दूना 6, x तो अपने जगह पे आ गया, निकल चुका है बाहर, x नहीं है केवल 6 है, तो 3 दूना 6, 3 बाहर निकल गया, बच गया अंदर 2। फिर अब इस पूरे में देखिए कुछ कॉमन नजर आने वाला है, और यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जो टर्म आया है वही टर्म यहाँ भी आना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई, क्योंकि आगे सोल्व हो सकेगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तभी सही है, अन्यथा फर्स्ट एंड लास्ट गलत है। इस दोनों में देखिए सबसे पहले तो अंदर यहाँ माइनस था, तो यहाँ भी हमको माइनस लाना है अंदर, तो यहाँ पे प्लस था तो हम क्या किए, पहले तो माइनस कॉमन निकाल दिए, तो इसमें से माइनस निकल गया, और दोनों में 2 कॉमन जरूर है। देखिए 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 2 -2 कॉमन निकाल दिया, तो माइनस निकल गया बाहर, तो अंदर प्लस होगा, और 6 में से 2 निकल गया तो बच गया 3, तो 3 अपने जगह पे है और x तो अपने जगह पे है। फिर इस प्लस में से माइनस निकल गया तो अंदर माइनस होगा, तभी तो इस ब्रैकेट को अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा, माइनस गुने माइनस अपने प्लस हो जाएगा। और देखिए फिर 2 दूना 4, 4 में से 2 निकल गया तो बच गया 2। यहां तक आई होप समझ गए होइएगा। अब इस दोनों टर्म में देखिए ये टर्म पूरा और ये टर्म ये पूरा टर्म में देखिए फिर कॉमन आने वाला है, 3x - 2 फिर कॉमन आ रहा है, 3x - 2 3x - 2 ये अपने जगह बाहर निकाल दिए, तो बच क्या गया, इतना में से ये निकल गया तो केवल यही ना बच गया 3x, तो 3x यहाँ लिख दिए, फिर माइनस अपने जगह पे, ये तक कॉमन निकल गया, फिर बच क्या गया 2, तो 2 अपने जगह पे लिखा गया, इतना इक्वल टू 0 चल रहा है, वो 0 चलते रहेगा। इसका कहने का सेंस अब यहाँ से क्या करेंगे, इस एक 2 टर्म आ गया, इतना और इतना, किसी बार x को इसको उठाकर हम उधर फेंकेंगे तो इतना बराबर 0 होगा, फिर इतना बराबर भी इसको फेंकेंगे उधर तो इतना बराबर, दोनों तो एक ही चीज है, 3x - 2 इंटू 3x - 2, तो यानी कहने का सेंस इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा। तो 3x - 2 बराबर 0 करेंगे, इधर -2 है उधर गया तो +2 हो गया, फिर इधर 3 गुना में है इधर आया तो भाग में, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया x/2, सेम यहाँ भी उसी प्रकार x का वैल्यू निकल कर आएगा x/2। तो अतः x का वैल्यू हो गया 2/3 और 2/3। ये सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का था आपका एग्जाम में मार्क्स आएगा, सिंपल ये समझ गए होइएगा। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। यानी एक एपी दिया हुआ है 2, 5, 8 और 11, उसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 20 कह रहा है पदों का, तो n का वैल्यू हो गया आपका 20। तो पहले तो हम बनाने का एक प्रोसेस भी होता है ना,
तो दिया गया समांतर श्रेणी यहाँ या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, 2 5 8 को उतार देंगे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हम आपको एग्जाम के लिए व्यू से पढ़ा रहे हैं तो टू द पॉइंट चल रहा है। फिर यहाँ अब देखिए इस जो एपी दिया हुआ है इसमें ये पहला टर्म को हम बोलते हैं ए, तो ए का वैल्यू हो गया आपका 2। फिर उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, यानी सर्वांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा लेना, फिर तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाना, चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को घटाना, तो ये डी होता है। तो दूसरा टर्म क्या है 5, और सर्वांतर सबका इक्वल आना चाहिए। देखिए 5 दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाते हैं, 5 में से 2 जाएगा तो हो गया 3, 8 में से 5 को घटाइए 3, 11 में से 8 को घटाइए 3, सर्वांतर आपका आ गया, डी का वैल्यू है आपका आ गया 3, और एन का वैल्यू तो 20 दिया ही हुआ है, क्योंकि प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, तो एन का वैल्यू आपका हो गया 20। अब फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर, एसएन पे जाएगा और सूत्र से, उसके बाद लिखेंगे हम सूत्र से, क्योंकि फॉर्मूला का यूज करने वाले एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका वैल्यू दिया हुआ, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो हमको S20 निकालना है, क्योंकि प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, तो S20 इक्वल टू हो जाएगा n/2, तो n के जगह पे 20, तो 20/2 इंटू 2a, 2 का हो गया 2, a के जगह पे 2 है, तो 2 प्लस का प्लस n-1, तो 20-1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख दिए। आई होप इस टर्म तक आप लोग समझ गए होइएगा। फिर S20 इक्वल टू हो जाएगा 20/2 है, तो ये आपका 10, इस ब्रैकेट को तोड़े तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2 दूना हो गया 4, फिर प्लस का ये प्लस, और 20 में से एक जाएगा तो हो गया आपका 19, अगुने 3 का 3। ठीक, अब अंदर वाले टर्म को पहले हम सोल्व करते हैं, तो 19 कितना हो गया 57, 57 4 हो गया 61, और गुने 10 था, तो गुने 10, 61 गुने 10 यानी 610, तो S20 का वैल्यू आ गया 10। आंसर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो भी सही है, बट आपको क्या करना है, नंबर पूरा ना उठाना है, तो लास्ट में लिखना होगा, अतः AP 2 5 8 11 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योग 610 है। शायद ये समझिए होइएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले आप। चलिए आगे की सवाल को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि उस सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी आपको डी ज्ञात करना है, जिसमें से 11वां पद दिया हुआ है 16 और 16वां पद है 73। तो सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि एपी तो पता नहीं कि टर्म 1 2 3 4 कुछ इस टाइप से दिया नहीं हुआ है, तो माना कि प्रथम पद ए और सर्वांतर हम मान लेते हैं डी। उसके बाद प्रश्न से जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। 11वां पद कह रहा है कि 38 है, तो प्रश्न से 11वां पद इक्वल टू 38। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, प्रथम पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा, देखिए जो आप पढ़े भी होइएगा, जब माना जाता है तो प्रथम पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, इस टाइप से चलते रहता है। ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस टाइप से चलते रहता है। तो ये क्या है, 11वां पद है, तो 11वां देखिए प्रथम पद में 1 है, दूसरा पद पे क्या है ए प्लस डी है, ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, ये फिफ्थ नंबर पे है। तो देखिए सेकेंड पे है तो 1 डी है, थर्ड पे है तो 2 डी है, फोर्थ नंबर पे है तो 3 डी है, तो जब 11 नंबर पे क्या होगा तो 10 डी होगा, इस टाइप से चलेगा। तो इसका जो इसके A11 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 10d, क्योंकि 11वां पद यही होगा, क्योंकि प्रथम पद ये है तो दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये होगा। इतना मानना डीप नहीं जाना, केवल हमें जो काम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो इस A11 के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए प्लस 10d इक्वल टू 38 का 38, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर दिया हुआ है कि 16वां पद आपका 73 है, तो उसी प्रकार A16 यानी A16 इक्वल टू आपका 73 है। उसी प्रकार ए प्लस 15d इक्वल टू आपका 73, समीकरण 2 हो गया। सिंपली अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 आपका है ए प्लस 15d इक्वल टू 73, और समीकरण फर्स्ट है आपका ए प्लस 10d इक्वल टू 38। सिंपली घटाएंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है पहले से तो साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ ही प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ ही प्लस है तो माइनस होगा। तो देखिए ए माइनस ए, क्योंकि अब इसका साइन यहाँ पे नहीं कुछ था, पहले प्लस था, तो अब चेंज होकर माइनस हो गया है, तो ए में से ए जाएगा तो क्या होगा, कट गया। 10d में से 15d में से 10d घटाएंगे तो क्या होगा 5d। उसी प्रकार 73 में से अगर 38 घटाइएगा तो ये आपका आएगा 35, फिर 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, तो इसीलिए d का जो वैल्यू आ गया आपका 7 है। लास्ट में लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का सर्वांतर अर्थात d 7 है। यहां तक आई होप समझ गए। अब 10 नंबर सवाल, तो 10 नंबर आप देखिए कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 0,2, बिंदु 3, P तथा P
5 से समदूरस्थ है, यानी कि बिंदु ए जो है बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखिए ये आपको पढ़ाया गया है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा समदूरस्थ के नाम से, जाकर देख लीजिएगा, वहां पे उसका कॉन्सेप्ट और साथ साथ इसी के तहत एग्जाम्पल सेम इसके जैसा ही एग्जाम्पल दिया गया है, यहां से आप देख लीजिए। देखिए मॉडल पेपर में 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2 नंबर का, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम करा दिए।